नमस्कार साथियों, मैं शिवम निखरा एम्बिशन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में या विश्व में वन संपदा फॉरेस्ट हमारे लिए कितने जरूरी हैं, हमारी दिनचर्या के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं ये फॉरेस्ट। और इसी फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि क्या है फॉरेस्ट, क्या हमारे यहाँ पॉलिसीज हैं, उन सभी को हम ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो लेक्चर हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हम उन सभी पॉलिसीज पर चर्चा करेंगे जो आज तक आजादी से लेकर या आजादी के पूर्व ब्रिटिश राज्य में भी, औपनिवेशिक काल में भी उन सभी नीतियों को बनाया गया जो फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, लेकिन उनके इंपैक्ट क्या पड़े वो भी हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आजादी के बाद भारतीय सरकार ने कैसे वन नीति को, कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं भारतीय वन अधिनियम से। भारतीय वन अधिनियम 1927, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का। 1927 में वन उपज की आवाजाही और शुल्क लगाए जाने वाले वन उपज को विनियमित करना इसका उद्देश्य था। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इसको बनाने के पीछे का कारण था कि जो भी हमारी फॉरेस्ट वन से जो हमें वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि चंदन है, शीशम है, जितनी भी प्रकार के ये फॉरेस्ट हैं, जितने भी प्रकार की वस्तुएं हमें फॉरेस्ट से प्राप्त हो रही हैं, उन सभी वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन, उसको तथा उस पर जो भी ड्यूटी लगाई जा रही है उसको रेगुलेट करने के लिए यह भारतीय वन अधिनियम 1927 का, 1927 का, जो एक प्राइमरी हम फंक्शन कह सकते हैं कि किस लिए बनाया गया था, तो वो इसलिए बनाया गया था। साथ ही यह किसी भी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन में घोषित करता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने, उस समय की औपनिवेशिक सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसको हम रिजर्व कैटेगरी कह सकते हैं। इसको हम आगे विस्तार से, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसको हम विस्तार से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इसमें लगाई गई हैं। लेकिन फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। ठीक है, तो इसके आगे ये अधिनियम ये बताता है कि वन अपराध क्या है, कि मतलब अगर किसी व्यक्ति के द्वारा फॉरेस्ट को लेकर कोई अपराध किया गया है तो वो क्या होगा, अपराध की व्याख्या की गई है इस एक्ट के अंदर। साथ ही आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य नहीं किए जा सकते हैं, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एरिया होगा, कि जहां पर किसी भी व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं होगी, वो अगर उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में यदि कोई आता है या कोई कार्य करता है या कोई भी गतिविधि, कोई भी फंक्शन उसमें क्रिएट करता है, तो उसके कारण उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, क्या अपराध होगा, कौन कौन सी फंक्शंस हमारे अपराध की श्रेणी में आएंगे, उसके लिए यह अधिनियम अपनी बात बताता है। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेनल्टी भी लगेगी। 1865 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको लागू होने के बाद इसमें 1878, 1878 और 1927 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें यह पूछा जा सकता है कि हालांकि भारतीय वन अधिनियम 1927 क्या क्या उद्देश्य को लेकर हमारे सामने लाया गया था। यदि हम इसके इतिहास का, इसके हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें कि 1927 का एक्ट बना, उसके पहले क्या क्या चीजें करी गई थी, तो सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम 1865 लाया गया था। 1865 में ये इस एक्ट को बनाया गया। और यदि इसमें हम देखें तो 1864 में एक शाही वन विभाग स्थापित किया गया था।
एक डिपार्टमेंट, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको नाम दिया गया शाही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिन्होंने विभिन्न कानूनों को, जो बिखरे हुए कानून थे, उन सब कानूनों को ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण देने के लिए बनाया गया। मतलब यहां यह कहा जा सकता है कि शाही वन आयोग ने विभिन्न कानूनों के माध्यम से फॉरेस्ट पर ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण देने के लिए, कि ब्रिटिश सरकार उस पर कार्रवाई कर सके, उस पर जुर्माना लगा सके, या यह कहें कि उन सभी गतिविधियों पर एक पाबंदी लगाने का, एक अधिकार देने का काम इस फॉरेस्ट एक्ट ने किया है। इसने ब्रिटिश सरकार को पेड़ों से ढकी हुई भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट एक्ट 1865 ने आखिर किया क्या। तो हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी जंगल था, जो भी हमारा फॉरेस्ट था, उसको सरकारी जंगल, मतलब गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी ना होकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी। साथ ही उसके मैनेजमेंट के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए भी राइट, उसको अधिकार ये एक्ट प्रदान करता है। यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो जितने भी आदिवासी समुदाय के जो भी विद्रोह हुए हैं, जिनको हम आदिवासी विद्रोह, जैसे संथाल विद्रोह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, तो संथाल मूवमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका कोल विद्रोह हुआ है, ठीक है ना। जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, उन सब के पीछे का कारण यही फॉरेस्ट पॉलिसीज रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्राइब्स है वह फॉरेस्ट को अपना आइडल, या ये कहें वो अपने गॉड मानती हैं फॉरेस्ट को, और जब सरकार ने उनके राइट्स को छीनकर अपने पास रख लिया, उनको किसी भी प्रकार की गतिविधियां, किसी भी प्रकार का फंक्शन करने के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उस एरिया को, तो जिसके कारण उनकी भावनाएं आहत हुई, उनकी भावनाओं को, उनकी जो संस्कृति है, उनके कल्चर है, उसको आघात हुआ। उसके कारण अगर हम देखें तो ब्रिटिश और ट्राइब्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो सारे इन्हीं वन नीतियों के कारण हुए हैं। इसमें अगर हम आगे की नीति की बात करें तो भारतीय वन अधिनियम 1878 में जितनी भी बंजर भूमि थी, बंजर भूमि वो कि जहां पर 5 वर्ष, जो बंजर भूमि की जो परिभाषा है, जो उसका डेफिनेशन है, वो ये है कि जो भी भूमि, जिस भी जमीन पर 5 वर्ष से अधिक कोई भी कल्टीवेशन, कोई भी कृषि नहीं की गई है, वो भूमि बंजर भूमि कहलाएगी। तो जितनी भी बंजर भूमि थी पहले सरकार के अंडर में नहीं आती थी, लेकिन भारतीय वन अधिनियम 1878 के बाद ब्रिटिश प्रशासन को सभी बंजर भूमि की संप्रभुता हासिल कर ली गई और उसको वन में शामिल कर लिया गया। पहले वो एक, मतलब किसी भी प्रकार की बस जमीन है, पड़ी हुई है, वो किसी काम की नहीं है, है ना। लेकिन इस एक्ट के बाद उसको एक वन, फॉरेस्ट में बदल दिया गया और उसको एक फॉरेस्ट माना गया कि ये भी एक फॉरेस्ट है। इस अधिनियम ने प्रशासन को आरक्षित संरक्षित वनों का सीमांकन करने के लिए भी सक्षम बनाया। मतलब वही कि कौन सा रिस्ट्रिक्टेड होगा, जहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी, और कौन सा एरिया संरक्षित होगा जिसको हम कंजर्व कर रहे हैं, उसका हम देखभाल करेंगे, लेकिन कुछ विशेष अधिकारों के साथ में हम उसमें कुछ गतिविधियां चला सकते हैं। तो यदि अगर आप देखें तो 3 प्रकार के हमारे यहां वन है, एक संरक्षित वन है, आरक्षित वन है और ग्राम वन है, ठीक है। लेकिन 1878 के एक्ट के बाद अभी आरक्षित वन और संरक्षित वन, केवल इन्हीं 2 वनों के बारे में जानकारी मिली थी, या ये कहें कि इनको अधिकार मिला था कि हम उसको डिसाइड कैसे कर सकते हैं। संरक्षित वनों के मामले में स्थानीय अधिकारों से इनकार कर दिया गया। मतलब जो संरक्षित वन होगा कि जहां पर कुछ गतिविधियां कराई जा सकती हैं, तो उसको लेकर अगर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर, लोकलाइज्ड स्तर पर उसको खत्म कर दिया गया, या उसको यह कह दिया गया कि नहीं, अब आप ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि तंबाकू की खेती करना, या ये कहें कि
छोटे छोटे हमने कुटीर उद्योग टाइप के, स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप के हमने कोई फार्म चालू किया है या हम सब्जी उगा रहे हैं, तो वो सारी चीजें अब वहां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वह फॉरेस्ट के अंदर आएगा और फॉरेस्ट पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। जबकि कुछ विशेषाधिकारों को सरकार द्वारा स्थानीय लोगों को दिए गए जिन्हें कभी भी छीना जा सकता था। मतलब ऐसा नहीं, शुरुआत में उन लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि आपको एकदम जो भी आपके राइट्स थे वो सारे खत्म कर दिए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ राइट्स दिए भी गए, लेकिन उन पर यह आशंका रहती थी कि उन राइट्स को कभी भी सरकार के माध्यम से छीना जा सकता है। तो ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि राइट दिए भी और छीन भी लिए। भारतीय वन अधिनियम 1978 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। ठीक है, अधिनियम ने वनवासियों द्वारा वन उपज के संग्रह को विनियमित करने का प्रयास किया। मतलब इस एक्ट ने क्या किया है कि जो फॉरेस्ट से जो जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं, लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी प्राप्त हो रही है, हमारे डेली यूज के लिए जो लकड़ी प्राप्त हो रही है, उन सब के ट्रांसपोर्टेशन को, उनके व्यापार को, उनके बिजनेस को रेगुलेट किया गया इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, साथ में अगर हम दूसरा देखें तो वनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब अभी तक जो वन हमारी संपदा हुआ करती थी, आदिवासियों की संपदा हुआ करती थी, अब उस पर अधिकार किसका होगा? राज्य का अधिकार होगा। ठीक है, और इस पॉलिसी की कुछ गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया और कारावास और जुर्माना लगा गया। जैसे कि अगर आप देखें तो संथाल विद्रोह में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह में यही हुआ था कि वहां के फॉरेस्ट को, वहां की जमीन को सरकारी भूमि घोषित कर दिया गया और उसके बाद उनसे कह दिया गया कि आप यहां से जाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अभी यहां आप किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके कारण उन सारी जनजातियों के बीच में और ये कहें कि सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए और अपराध भी उस चीज को घोषित किया गया कि आप अगर ये काम करते हैं इस एरिया के अंदर तो इसको हम अपराध मानेंगे, उस पर हम आपको पेनल्टी भी लगाएंगे, दंड भी आपको देंगे और हो सकता है तो हम आपको कारावास में भी डाल दें। ठीक है, उसके बाद फिर आया हमारा भारतीय वन अधिनियम 1927। इस अधिनियम ने वनों पर निर्भर समुदायों के जीवन को प्रभावित किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी ट्राइब्स हैं वो सब वनों पर ही, फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहती हैं, वहीं से वो अपनी डेली रूटीन की चीजें प्राप्त करते हैं, खाना है, रहना है, वहीं जंगलों में ही रहते हैं, पेड़ों की छाल लपेटते हैं, वो सारी चीजें आज भी अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार की सेंथलिन जनजाति है वो आज भी उसी प्रकार से रहती है। और भी जनजातियां हैं, कुछ जनजातियों ने अपने आप को समय के साथ परिवर्तित कर लिया है, मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, लेकिन आज भी कुछ जनजातियां हैं जो आज भी जंगलों में निवास करती हैं। ठीक है, इस एक्ट में दिए गए दंड, पेनल्टी की प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या था कि वनों पर राज्य के नियंत्रण को बढ़ाया जाए। अब आप देख रहे हैं कि 1865, उसके बाद 1878 और फिर 1925 धीरे धीरे एक्ट जो है वो कठोर होता जा रहा है और सरकार का नियंत्रण वनों पर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1927 के एक्ट से क्या हुआ कि वनों पर, फॉरेस्ट पर राज्य का नियंत्रण बढ़ने लगा, साथ ही लोगों के वन उपयोग के अधिकारों की भी स्थिति को कम करने लगे हैं। ग्रामीण समुदाय जंगलों के साथ अपने सदियों पुराने सहजीवी संबंध से अलग हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने आप को जंगलों का ही एक अंश मानते हैं, एक पार्ट मानते हैं, लेकिन इस एक्ट के बाद जो है वो जंगल से दूर होने लगे, जिसके कारण उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे या फिर ये कहें कि वो मरने भी लगे। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि जंगल जितनी तेजी से, फॉरेस्ट को जितनी तेजी से डेवलपमेंट के कारण खत्म किया जा रहा है, उसके कारण आपने बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे कि जितने भी जंगली जानवर हैं, जिसमें हम शेर, चीता, तेंदुआ ये कह सकते हैं कि वो मानव बस्ती में, जहां ह्यूमन रह रहे हैं, जहां मानव रह रहे हैं, उसमें वो आ रहे हैं और उनके बीच में उनका संघर्ष बढ़ रहा है। अब मानव और जंगली पशुओं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कारण है उसका कि हमारे वनों को तेजी से जो है खत्म किया जा रहा है। ठीक है,
इसमें अगर हम आगे देखें तो इसी एक्ट के द्वारा मुख्य रूप से वन निर्भर समुदायों द्वारा वनों के स्थानीय उपयोग पर रोक लगा दी गई। ठीक है, और भी इसमें संशोधन किए गए थे। इसे वन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाया और पिछले वन कानूनों में सुधार करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया है। ठीक है, यदि हम वन अधिनियम 1927 के उद्देश्य की चर्चा करें और उद्देश्य को देखें तो हम यहां कह सकते हैं कि वनों से संबंधित सभी पिछले कानूनों को समेकित करना का मतलब है कि उसको रेगुलेट करना, एक साथ लेकर आना। जितने भी 10 से 12 जो कानून बने हुए हैं उन सभी कानूनों को एक साथ लाना और एक रेगुलेशन बना देना, एक एक्ट बना देना कि अब इसी एक्ट के माध्यम से सारे फॉरेस्ट जितने भी राइट्स हैं वो इसी से काम चलेगा। सरकार को औपनिवेशिक उद्देश्य एवं उनके प्रभावी उपयोग के लिए जंगलों के विभिन्न वर्ग बनाने की शक्ति दी गई। जैसे हमने 3 वर्ग आगे पढ़े थे, उसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, तो यह शक्ति भी इस एक्ट के माध्यम से दी गई। वन उपज की आवाजाही और पारगमन, मतलब जो भी चीजें हमको वन से प्राप्त हो रही हैं, जो भी किसी भी प्रकार की हम वस्तु वहां से वन से प्राप्त करते हैं, चाहे फल हो, चाहे लकड़ी हो, फर्नीचर के लिए लकड़ी हो या घर बनाने के लिए लकड़ी हो, कुछ भी हो, उनके ट्रांसपोर्टेशन को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और लकड़ी तथा अन्य वन उपज पर लगाए जाने वाले शुल्क, उस पर ड्यूटी लगाया जाए। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी तो विभिन्न मूवी बनाई गई हैं, लाल चंदन की तस्करी हो रही है, तो उन सभी चीजों को रोकने के लिए यही एक्ट काम में आता है और यही उसको अपराध तथा जुर्माना और कारावास की सजा देता है। ठीक है, तो उस पर ड्यूटी लगाने के लिए कि जो भी वन उपज, जो भी हमें वहां से मटेरियल प्राप्त हो रहा है, उस पर ड्यूटी लगाने के लिए, उस पर शुल्क लगाने के लिए ये इसका उद्देश्य रहा है। इसके साथ आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन घोषित किया जाने तथा उसको डिफाइन किया गया, उसको परिभाषित किया गया। आरक्षित वन के अंदर निषिद्ध वन अपराध कृत्यों और उल्लंघन पर लगाए जाने वाले दंड को परिभाषित किया गया। मतलब कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पर सरकार का नियंत्रण ज्यादा रहेगा, जहां किसी भी प्रकार की गतिविधियां, किसी भी प्रकार का आवाजाही बंद रहेगी, उस जगह यदि कोई काम किया जाता है तो वहां पर जुर्माना लगाना, वहां कारावास की प्रावधान करना, वो सारी चीजें इसमें परिभाषित कर दी गई हैं। वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को और अधिक जवाबदेह बनाना इसका उद्देश्य रहा है। यदि जैसे कि हम इतनी देर से देख रहे थे वन के प्रकार, वन के प्रकार, वन के प्रकार, तो वो वन के प्रकार आखिर हैं क्या? तो ये है आरक्षित वन। सबसे पहले यदि हम आरक्षित वन की बात करें तो यह सर्वाधिक प्रतिबंधित वन है। मतलब यहां रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन कि आप बिना परमिशन के जा ही नहीं सकते। जैसे कि हम कहें कि एक जेल, तिहाड़ जेल में आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। आप बाहर तो जा सकते हैं, अंदर आप नहीं जा सकते। तो ऐसा ही फॉरेस्ट है, ऐसा ही क्षेत्र, ऐसा ही फॉरेस्ट जहां पर किसी भी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी। राज्य सरकार द्वारा वन भूमि या बंजर भूमि को गठित किए जाते। इसमें फिर क्या है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर गठित किए जाते सरकार की संपत्ति होगी। यदि किसी भी भूमि को हमने आरक्षित भूमि में डाल दिया है तो वह लैंड, वह फॉरेस्ट अब सरकार की संपत्ति है। उस पर किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम उसको नहीं कह सकते, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होगा। वह क्या होगी? अब सरकार की संपत्ति होगी। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी प्रकार की आप उसमें गतिविधियां नहीं कर सकते, उसमें आना जाना मना रहेगा जब तक कि निपटान के दौरान वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति ना दी जाए। यह भी मैंने आपको बताया कि जब तक आपको उसमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है तब तक आप उस फॉरेस्ट में, उस लैंड पर नहीं जा सकते हैं, मतलब नहीं जा सकते हैं। कोई इसमें किंतु परंतु का प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, आगे हम देखें तो संरक्षित वन। राज्य सरकार को आरक्षित वनों के अलावा किसी भी भूमि को संरक्षित वन के रूप में गठित करने का अधिकार है, जिस पर सरकार के पास मालिकाना हक है और ऐसे वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति किसके पास है? इस प्रकार की जिम्मेदारी सरकार के पास है। यह संपत्ति किसकी होगी?
सरकार की संपत्ति होगी, लेकिन इस पे कुछ नियम जो है वो कमजोर होंगे, लेकिन नियम बनेंगे लेकिन कमजोर होंगे। इस शक्ति का उपयोग पेड़ों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया है, जिनकी लकड़ी, फल, अन्य गैर लकड़ी उत्पादों से राजस्व बढ़ाने की क्षमता। अगर आप देखें तो आरक्षित वन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर किसी स्पेशल स्पीसीज को रखा गया है कि यदि वहां पर किसी भी प्रकार का मानव इंटरेक्शन होगा तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी या उनको दिक्कत आएगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि आरक्षित है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहां पर आप नहीं आ सकते। एक है कंजर्वेशन एरिया, तो कंजर्वेशन एरिया जो है, जो आपको कंजर्व करके रख रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो भी नियम है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, सरकार बनाएगी और वहां से जो भी हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जिसमें लकड़ी हो सकती है, फल हो सकता है और भी अन्य प्रकार के तंबाकू है, अफीम है, इनकी जो खेती की जा रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो संरक्षित वन के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद है ग्राम वन। तो ग्राम वन वे वन है जिसमें राज्य सरकार किसी भी ग्राम समुदाय को आरक्षित बनाई गई किसी भी भूमि पर सरकार के अधिकार सौंप सकती है। मतलब ये एक प्रकार का ग्रामीण समुदाय है, आराम से जाके वो उस पर खेती कर सकता है, वो सारी चीजें आवाजाही उसमें रहेगी। ये एक प्रकार का लोकल लैंड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। यदि हम सिक्योरिटी के पर्पस पर, सुरक्षा के स्तर पर देखें तो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एरिया जो होता है वो होता है हमारा आरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित वन, उसके बाद हमारे ग्राम वन, ठीक है। यदि हम इस एक्ट की कमियों पर बात करें कि इसमें क्या क्या कमियां थीं और उनको बाद में सुधारा जाए या सुधारा गया, तो उन कमियों पर अगर हम देखें तो सरकार ने दावा किया कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के वनस्पति के आवरण की रक्षा करना है। मतलब जितनी भी वनस्पतियां हमारे यहां हो रही हैं, जितने भी पेड़ पौधे हमारे यहां हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है, ये इस एक्ट का कहना था। लेकिन जब इसकी जांच की गई, जब इसको गहराई से पढ़ा गया, देखा गया, तो समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत है। इसके पीछे क्या था कि पेड़ों की कटाई और वन की उपज से राजस्व कमाना था। सरकार का कहना था कि नहीं, हमने तो इसलिए किया है कि जो स्पीसीज हमारे यहां है वो खत्म ना हो, उसमें वो बनी रहे। लेकिन जब उसको गहराई से देखा गया तो हमें पता लगा कि नहीं, इससे हमको रेवेन्यू जनरेट करना है। चंदन की लकड़ी हम बेचेंगे, अब जैसे लाल चंदन है, उसको विभिन्न जितने हमारे कॉस्मेटिक आइटम्स हैं उसमें उसका यूज किया जाता है। लाल चंदन की जो तस्करी की जाती है वो चाइना में जाता है, वहां उसके प्रोडक्शन होते हैं, वहां कॉस्मेटिक सामान बनाया जाता है। तो उन सब के लिए उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, वो कारण था इसको रिस्ट्रिक्ट करने का, सरकार का हस्तक्षेप करने का और सरकार को अपने अंडर में वो सारी भूमि लेने का कारण, ठीक है। इस अधिनियम ने वन और नौकरशाही को अत्यधिक विवेक और शक्ति प्रदान कर दी। मतलब कि जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर होगा उसके पास एक ऐसी पावर हो गई, एब्सोल्यूट पावर उसको दे दी गई कि वो जो कह देगा उसको मान लिया जाएगा। तो ये एक्ट में ये सबसे बड़ी कमी थी कि वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनके पास ऐसी पावर आ गई थी कि वो किसी को भी इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर सजा दिलवा सकते थे, उस पर जुर्माना लगा सकते थे। वो अब उनकी एक मोनोपोली हो गई थी कि भैया अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको यहां नहीं रहने देंगे। तो ये भी एक प्रकार की उसमें चिंता का कारण था। इसके अलावा इसने खानाबदोश और जनजातीय लोगों को जंगलों और वन के उपज का उपयोग करने के उनके सदियों पुराने अधिकारों और विशेषाधिकारों को वंचित कर दिया। खानाबदोश का हम यह कह सकते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में जो जनजाति प्रवास करती हैं, आती जाती हैं, उनको हम खानाबदोश कहते हैं, ठीक। तो उन जनजातियों को, और जो व्यक्ति पर्टिकुलर जो जनजाति फॉरेस्ट पर ही डिपेंड है, वनों पर डिपेंड है, वनों के माध्यम से ही उनकी आजीविका चल रही है, उन सब के जो अधिकार थे उनको छीन लिया गया, उनके विशेषाधिकार थे उनको छीन लिया गया और एक प्रकार से उनका वजूद ही खत्म करने का प्रयास किया गया इस एक्ट के माध्यम से। लकड़ी से जो राजस्व प्राप्त किया जाता है उसकी संभावना ने अन्य मूल्यों जैसे जैव विविधता,
मिट्टी के कटाव की रोकथाम आदि को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब वन काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव भी हो रहा है, और मिट्टी के कटाव के कारण हमारी बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता पर भी बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है, गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। तो वो सारी चीजें इस एक्ट की, ये कहें कि ये हमारी एक्ट की कमियां रही हैं। यदि हम आजादी के बाद देखें कि आजादी के बाद फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को बनाए रखने के लिए क्या क्या काम किया गया, तो उसमें यदि हम देखें तो जब भारतीय संविधान लिखा गया और भारतीय संविधान में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब हमको दिए गए, तो उन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल अनुच्छेद 48A में यह लिख दिया गया कि सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखे, उनके लिए पॉलिसीज बनाए और उनको बढ़ाने का प्रयास करे। उसको कम करने का प्रयास नहीं, उसको बढ़ाने का प्रयास करे। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसके कारण पूरे वनों को खत्म कर दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 48A की बात करें तो आर्टिकल 48A में उसमें लिखा हुआ है कि राज्य यह काम करेगा कि वह फॉरेस्ट को कैसे बढ़ा सके। ठीक है, तो यदि हम इसके बाद की पॉलिसी के देखें तो आजादी के बाद की पहल में हमारा सबसे पहले आता है 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति 1952। इसमें क्या है कि औपनिवेशिक वन नीति का मतलब जो अंग्रेजों के समय जो नीति बनाई गई, ब्रिटिश सरकार के समय जो नीति बनाई गई, उसका एक सिंपली फॉर्म इसको किया गया, इसको एक सरल भाषा में इसको लिख दिया गया। हालांकि इसमें कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान था, और इसमें यह भी कहा गया कि जो हमारा कुल वन है, टोटल जो हमारे फॉरेस्ट है, उसका 1/3%, 1/3 हम इसमें इंप्रूव करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। ये ऐसा इस वन नीति के माध्यम से कहा गया। उस समय जंगलों से प्राप्त अधिकतम वार्षिक राजस्व राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। जिस समय यह पॉलिसी लाई गई थी उस समय जितने भी फॉरेस्ट से जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे थे, वो सभी हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने में, रेवेन्यू को बढ़ाने में एक अपना अहम रोल अदा कर रहे थे। 2 विश्व युद्ध, रक्षा की आवश्यकता, विकासात्मक परियोजनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नदी घाटी परियोजनाएं, लुगदी, कागज, प्लाईवुड जैसे उद्योग, राष्ट्रीय हित की वन उपज पर एक अधिक निर्भरता थी, क्योंकि ये सब फॉरेस्ट पर ही काम करते हैं। जब तक इनको लकड़ी प्राप्त नहीं होगी ये अपना काम कर नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से इस नीति ने यह किया कि भैया अभी हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमें इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे टोटल फॉरेस्ट है उसका हम 1/3 बढ़ाने का भी प्रयास करें। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इस नीति में रही थी। इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। 1980 यह निर्धारित करता है, यह बताता है कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति लेनी होगी। कि मतलब कि यदि आपको खेती करना है फॉरेस्ट एरिया में तो उसके लिए आपको सेंट्रल से परमिशन लेनी होगी, तभी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इसका उल्लंघन किया जाता है और यदि परमिट आज्ञा नहीं ली जाती है, यदि स्पेशल परमिशन नहीं ली जाती है, तो इसको एक अपराध माना गया है, एक इसको क्राइम मान लिया है। इसने वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का भी लक्ष्य इस एक्ट के माध्यम से रखा गया। हालांकि ये एक्ट जो है वो इतना कारगर नहीं हो पाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। ठीक है, इसके बाद 1988 में फिर एक नई पॉलिसी लाई गई। उस पॉलिसी में क्या कहा गया कि इसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा कि हमें जो हमारी जो प्राकृतिक विरासत है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा नेचर है, उस नेचर को, उस प्रकृति को
वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन की मतलब जो हमारी बायोडायवर्सिटी है उसको बनाए रखने का इसका उद्देश्य यही था कि हम अपनी बायोडायवर्सिटी को बना के रखें, जैव विविधता को हम बनाकर रखें। वर्ष 1988 की वन नीति ने वनों और पर्यावरण प्रबंधन की पारिस्थितिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया, मतलब बायोडायवर्सिटी पर उन्होंने फोकस किया कि नहीं, ये अब हमारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। और जो हमारी इकोनॉमी को लेकर जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो हमारी वाणिज्यिक प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको भी इस नीति के माध्यम से देखा गया और उस पर विचार किया गया। वन संरक्षण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम भी हैं, कुछ अन्य एक्ट भी बनाए गए हैं जो हमारे वनों को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 2003 में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, मतलब कि जो हमारी ट्राइब्स है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया 2006 में। इस एक्ट का क्या उद्देश्य था? यह वन निवास अनुसूचित जनजातियों के लिए, जो वनों में जो अनुसूचित जनजाति रह रही है, जो ट्राइब्स रह रही हैं, उन ट्राइब्स के पारंपरिक वन वासियों के वन अधिकार और वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लिए पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं। मतलब यह कहा गया कि इस एक्ट के माध्यम से हम उन ट्राइब्स को भी राइट्स प्रोवाइड करेंगे, उनको अधिकार प्रदान करेंगे कि जो इस वनों में, जो इन वनों में निवास कर रही हैं, हम उनको अधिकार देंगे कि वो अपना काम इससे चलाते रहें, या ये कहें कि उनको भी हम संरक्षण, वनों के साथ में हम उनको भी संरक्षण प्रदान करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय सरकार, या ये कहें कि विश्व की सरकार अब वनों पर, फॉरेस्ट पर ज्यादा काम करने का विचार कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना, जो सबसे बड़ा कारण है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसको संतुलित, उसको यदि हम कहें कि उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने उन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की, उस पर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से एक्ट भारतीय संविधान में, या ये कहें कि कौन कौन से एक्ट हमारे वनों की नीति को बढ़ाने के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए, तथा उन सभी पॉलिसीज के माध्यम से हम अपने वनों को कैसे संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ये ब्रिटिश काल से लेके अभी तक, आजादी के बाद तक और अभी तक, वर्तमान परिदृश्य तक हमने इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।